नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों या उदारवादियों या मॉडरेट्स की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रथम चरण को उदारवाद का चरण कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 से 1905 के पहले चरण के दौरान कांग्रेस के कार्यक्रम बहुत ही उदारवादी थे। इस युग में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन शाहवाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे और ये लोग उदारवाद या परिमित राजनीति मॉडरेट पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे। इसीलिए इन्हें उदारवादियों की संज्ञा दी गई है ताकि उन्हें आरंभिक 20वीं शताब्दी के नए राष्ट्रवादी, जिन्हें कि उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, से अलग करके हम देख सकें। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम, लिबरलिज्म एंड मॉडरेशन के रूप में करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव की समानता, कानून के समक्ष बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा रखते थे। क्या चाहते थे ये लोग? ये सारी चीज़ें चाहते थे कि धर्म और जाति के आधार पर भारतीयों के साथ अंग्रेज पक्षपात ना करें, उन्हें मानव समझें, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हों, भारतीयों को भी नागरिक स्वतंत्रताएं मिलें, यहाँ भारत में भी इंग्लैंड की भांति प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास हो। ये उनकी इच्छाएं थी। उनके जो तरीके थे, उनके विषय में महादेव गोविंद रानडे ने लिखा था, संयम का अर्थ यह है कि उस वस्तु की अथवा उन आदेशों की झूठी आशा ही मत करो जो मिलनी असंभव है, अपितु समीपतम वस्तु की ओर समझौते और न्याय संगत भावना से प्रेरित होकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार उदारवादी दल क्रमिक और संवैधानिक नीतियों में विश्वास करता था। ग्रेजुअलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर द मेन बिलीफ्स ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है बच्चों। अब ये जो उदारवादी कांग्रेसी थे, उदारवादी राष्ट्रवादी थे, ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे। इन मध्यम वर्गीय लोगों ने संवैधानिक तरीकों को अपनाया और संवैधानिक तरीका ही राष्ट्रीय संघर्ष का मुख्य ढंग इस काल में रहा। ये जो प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, वे बड़े बड़े नगरों से आए थे और उनका जनसाधारण से कोई विशेष संपर्क नहीं था। एक बार फिरोज शाह मेहता ने खुद ही कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु यह उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। इनका जो तरीका था वो था 3 P's का। दे बिलीव्ड इन 3 P's: प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रार्थना, याचिका और विरोध की नीतियों का इन्होंने पालन किया। इन्होंने हल्के संवैधानिक सुधार, आर्थिक राहत, प्रशासनिक पुनर्गठन और नागरिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की। अब हम उदारवादियों के उद्देश्यों की बात करें, उनकी मांगों की बात करें, तो आप देखिए कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेज़ी इतिहास और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। अंग्रेज़ी संपर्क को ईश्वर की अनन्य कृपा मानते थे कि भाई भारत पर ईश्वर ने बहुत कृपा की कि भारत का संपर्क अंग्रेज़ों से हुआ। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेज़ी शासन भारत के हित में है।
अतः वे लोग अंग्रेजी सरकार को शत्रु नहीं अपना मित्र मानते थे और वे अंग्रेज़ों से ये आशा करते थे कि कालांतर में कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अंग्रेज़ी परंपराओं के अनुसार स्वशासन करने योग्य बना देंगे। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए अंग्रेजी राज्य के लाभों का सविस्तार वर्णन किया था। इसी तरह से आनंद बोस ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1898 में ये घोषणा की कि शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का शत्रु नहीं अपितु उसके सम्मुख बड़े कार्य में उसका प्राकृतिक और आवश्यक सहयोगी है। इसलिए ये लोग ये समझते थे उदारवादी कि भारत की उन्नति में बाधा अंग्रेजी उपनिवेशवादी नीति नहीं अपितु भारतीयों का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन या प्रतिक्रियावादी एंग्लो इंडियन नौकरशाही थी। इसी तरह से ये लोग मानते थे कि उनकी ये इच्छा थी कि अंग्रेजी साम्राज्य न केवल बना रहे बल्कि वो सुदृढ़ हो और उनको ये डर भी था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत में अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का घोतक है और भारत में बहुत लंबे समय तक इनका बना रहना परम आवश्यक है। समकालीन उदारवादी कांग्रेसी विश्वास करते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और वे भारत के साथ भी न्याय करेंगे और जो भारत के साथ अन्याय हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो अंग्रेज नौकरशाहों जो हैं वो अन्याय करते हैं और उन्हें हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी नहीं है। भारत को क्या परेशानियां हैं इस संदर्भ में महारानी को जानकारी ही नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया। तो उदारवादियों की मांगें क्या हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं वो मैंने आपके लिए पॉइंट्स में यहाँ मेंशन कर दी हैं। जैसे कि प्रमुख मांगें क्या थी कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उनकी अधिक शक्तियाँ हों, विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषदें हैं उनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सिविल सर्विसेज में भारतीयों की अधिक भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए प्रमुख सुझाव इन लोगों का ये था कि परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड में एक साथ करवाई जाए और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत चलता था। वहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका अलग अलग थी। तो ये पढ़े लिखे भारतीय लोग इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था को जानते थे और वैसी ही व्यवस्था की मांग यहाँ भी कर रहे थे। भू राजस्व में कमी की मांग करते थे ये लोग। 1892 के बाद नारा लगाया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा था, है ना। और इसके अलावा सेना के खर्च में कमी की बात करते थे। नमक और चीनी पर शुल्क को समाप्त करने की इनकी मांग थी। ICS परीक्षा की बात मैं आपसे कर ही चुकी हूँ। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आधुनिक पूंजीवादी उद्योगों के विकास और ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी, धन निष्कासन के अंत की मांग थी इनकी। 1878 के शस्त्र अधिनियम को निरस्त करवाना इनकी प्रमुख मांग थी और शिक्षा पर खर्च को बढ़ाना इनकी दूसरी प्रमुख मांग थी। अब मांग को पूरा करने के लिए इन मांगों को पूरा करवाने के लिए इन्होंने किन साधनों को अपनाया। सबसे पहली बात ये प्रार्थना, याचिकाएं और विरोध, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट के साधनों में विश्वास करते थे। इसके अलावा क्योंकि इनको अंग्रेज़ों के न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था, इसलिए और वो मानते थे कि ये जो शिकायतें हैं भारतीयों को वो एंग्लो इंडियन नौकरशाही की वजह से है।
ये लोग शिकायतें ब्रिटिश क्राउन तक, ब्रिटिश संसद तक पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपना पक्ष तैयार किया और उसे जनता के सम्मुख रखने का प्रयास किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति लंदन में बनाई गई और इस कमेटी ने भारतीय मामलों से अंग्रेज़ों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। दादा भाई नौरोजी बार बार यही कहते थे कि अंग्रेज़ वास्तव में भारत का भला चाहते हैं और यदि हम कुछ ऊंची आवाज़ से अपनी बात कहें तो वह विफल नहीं जाएगी। अतएव यह निर्णय भी लिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में लंदन में किया जाए, परंतु 1891 में अंग्रेज़ी चुनाव होने निश्चित हुए, अतः मामला स्थगित कर दिया गया और फिर यह बात कभी नहीं उठाई गई। उदारवादियों ने अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए याचिकाओं, प्रस्तावों, बैठकों, पर्चों, ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडल का इस्तेमाल किया। ये सारे साधन संवैधानिक साधन कहलाते हैं। ये राजनीतिक गतिविधियाँ केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित रहीं, जनता के मध्य नहीं जा पाईं। इन उदारवादियों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो राजनीतिक अधिकारों और स्वशासन को प्राप्त करना था।